भारत का एकमात्र ऐसा किला जिसे किसी ने जीत नहीं पाया। किले को पाने के लिए धोखे से या किले को घेराबंदी करके हथियाया गया। बनाया तो यादव वंश ने, किले को हथिया कर राज किया मुगलकों ने, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंदुओं और किलों पर नुकसान पहुंचाया। चलिए जानते हैं आखिर क्यों सीधे तौर पर नहीं जीता गया देवगिरी किले को और क्या क्या देखने को मिलता है देवगिरी किले पर। तो हाँ जी, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम हैं अभी कृष्णेश्वर महादेव की नगरी में। आज हम एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर ना कोई जीत पाया है, ना कोई लड़ाई करके ऊपर चढ़ पाया है। तो हम बात कर रहे हैं देवगिरी फोर्ट की, जो इसे कभी किसी ने जीता नहीं है। चाहा तो बहुत है परंतु जीत नहीं पाया है। और इस फोर्ट को हालांकि बनाया तो था यादव वंश ने, परंतु कुछ समय के लिए मुगलों ने इसमें राज किया। देन इसके बाद बहुत सारी पीढ़ियां आती गई, इसमें राज करती गई, परंतु सीधे तौर पर इसे कभी किसी ने जीता नहीं है, क्योंकि इसकी इस तरीके से बनावट है कि आक्रमणकारी इसमें बहुत आक्रमण करना चाहा तो परंतु कर नहीं पाया। इसमें आपको बहुत सारी तोपें दिखने मिलने वाली है। का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया गया था। जो आक्रमणकारी थे वो चाहते तो थे आक्रमण करने के लिए, चाहते तो इसे जीतने के लिए, परंतु जीत नहीं पाता था। खड़े पहाड़ के कारण, चारों साइड तालाब होने के कारण उस तालाब में रहते थे मगरमच्छ, और साथ ही इस तरीके से भूल भुलैया बनाया था। यदि भूल भुलैया में वो चले जाते तो आपस में ही लड़कर वो मर जाते थे। इस तरीके से ये पूरा देवगिरी फोर्ट बनाया था और ये पड़ता है महज कृष्णेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए चलते हैं इस प्यारे से किले पर जो कभी हारा नहीं है। पहले नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो आज ना मंगलवार है और मंगलवार के दिन रेस्टोरेंट मोस्टली खाली होते हैं और ये बना बनाया खाना आपको यहाँ पे मिलता नहीं है, क्योंकि जो एलोरा के केव्स हैं, एलोरा केव्स बंद रहती है और इस दौरान यहाँ पे कोई भी ऐसा आता नहीं है। इसलिए खुले तो रहते हैं, कुछ रेस्टोरेंट बंद हैं। हालांकि जो एलोरा केव्स हैं उसके सामने से जितने भी आपको देखते हैं रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब आज बंद रहेंगे। अपन ने जो नाश्ता किया ना भाई, बहुत ही बड़ा पोहा, मतलब 60 रुपए का रहा, परंतु उसने जो पेट भरा ना भाई, बहुत पेट भर गया। ऐसा लग रहा है कि अब दोपहर में कुछ खाने नहीं है। मूंग दाल है और बिस्किट है, वो खाएंगे ऊपर। पेट तो ऐसे ही भर गया अपन को। बस चाय और कॉफ़ी, मतलब चाय नहीं तो कॉफ़ी, दोनों से कुछ पियेंगे आराम से अब। तो सामने है देवगिरी फोर्ट। तो ऐसे हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर 25 रुपए की टिकट कटती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कैमरे के लिए 25 रुपए की टिकट कटवानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप अंदर आते हो कि यदि आपके पास बॉटल है तो बॉटल में आपके पास ना ये टिकट चिपका दी जाएगी और आपसे 20 रुपये ले लिया जाएगा। और साथ में जब वापस आएंगे तो आप ये बॉटल दिखाएंगे तो 20 रुपये वापस मिल जाता है। मतलब सेफ्टी ये है कि लोग आते हैं, बॉटल यहाँ फेंक के चले जाते हैं, गंदी करके चले जाते हैं, इसलिए ये सेफ्टी के पर्पज़ में यहाँ पर 20 रुपये का ये कर दिए हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको महाराष्ट्र और अलग अलग किलों की तोप देखने को मिलती है, जिसे मुगल दक्षिण भारत को जीतने के लिए आगरा और दिल्ली से लेकर आए थे। इसके बावजूद वह डेक्कन मतलब दक्षिण भारत को जीत नहीं पाए। देवगिरी किला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पर स्थित है। इसका इतिहास अनोखा संघर्षों और रणनीतिक वास्तुकला से भरा हुआ है। इस शानदार किले की नींव 12वीं शताब्दी लगभग 1187 में यादव वंश के राजा भिल्ल पंचम ने रखी थी। उन्होंने इस पहाड़ को अपनी राजधानी के रूप में चुना और इसे देवगिरी नाम दिया, जिसका अर्थ होता है देवताओं की पहाड़ी। यादव ने शासनकाल में यह किला व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। किले पर प्रवेश से लेकर ऊपर चोटी तक जाने के लिए विशाल नुकीलेदार दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद ऊपर तक जाने के लिए रास्ता और भी कठिन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भारत माता और हाथीताल
अंदर देखने मिलेगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये है हाथी ताल। और जब राजा रहते थे तो उनके पास हाथी भी रहते थे पुराने समय पर, और घोड़े भी रहते थे। तो इस जगह पर वो पूरा प्रॉपर हाथी यहाँ पर बंध के रहते थे। दैन इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमको यहाँ पे भारत माता मंदिर देखने मिलते हैं। तो इस स्थान को कहते हैं भारत माता मंदिर। और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको चारों साइड दिखता रहा, परंतु जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो ये पूरे को ध्वस्त कर दिया था। तो चलते हैं हम भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। सनातन धर्म में देवी देवताओं को अधिक पूजा जाता है। इसे देख 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस समय यादव वंश के राजा रामचंद्र देव शासन कर रहे थे। खिलजी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। उसने बहुत प्रयास किया कि वह इस किले पर फतह कर पाए, परंतु वह इस किले की बनावट के कारण फतह नहीं कर पा रहा था। भारी मात्रा से धन दौलत लूटकर रामचंद्र देव को संधि करने पर विवश कर दिया। वर्ष 1318 मलिक काफूर जो खिलजी का सेनापति था, उसने हमला किया और अंततः यादव राजवंश का अंत हो गया और किला दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। देवगिरी के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध मोड़ तब आया जब दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर देवगिरी को बनाया। फिर तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद यानी समृद्धि का शहर रख दिया। तुगलक ने दिल्ली की पूरी आबादी को यहाँ आने पर हुक्म दिया। हालांकि पानी की कमी, भीषण गर्मी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण यहाँ से कुछ वर्षों में तुगलक को वापस अपनी राजधानी दिल्ली जानी पड़ी। तुगलक के बाद यह किला बहमनी सल्तनत और अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश के पास रहा। उसके बाद 1633 में शाहजहाँ के काल में मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। मुगल के पतन होने के बाद हैदराबाद के निजामों के नियंत्रण में आ गया। भारत की आज़ादी तक उन्हीं के पास रहा। तो ये है चांद मीनार, जो एक लौती यहाँ की आपको मीनार देखने मिलती है, तो इसे कहते हैं चांद मीनार। ये तो चांद मीनार देख रहे हैं आप। एक्चुअल में जब यादव वंश ने बनवाया था तो उस टाइम ये नहीं था। जब दैन मुग़ल के अंडर में आया ये पूरा, तब उन्होंने ये चांद मीनार को बनवाया था। चांद मीनार को मुग़ल की जीत का प्रतीक मानते हैं। इसका निर्माण 1445 ईस्वी में बहमनी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह ने मालेगांव की लड़ाई में मिली जीत और पूरे देवगिरी पर कब्जे का जश्न मनाने के लिए विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। चांद मीनार 30 मीटर ऊंची है। इस मीनार का उपयोग एक वॉच टावर के रूप में किया जाता था। आपने स्टार्टिंग में देखा था बहुत सारी तोपें आपको देखने मिली थी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, परंतु अब हम उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर तोपों का संग्रहालय कहा जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी और पुरानी प्राचीन आपको यहाँ पर तोपें देखने मिलती हैं। तो अब वो वाला सेक्शन चालू होने वाला है जहाँ से हमें लंबी ट्रैकिंग करनी है, और ट्रैकिंग के साथ आपको यहाँ पे समझ में आएगा एक्चुअल में जो किला था, किला किस लिए जाना जाता है, और किले को कोई भी अभी तक जीत नहीं पाया। अब पता चलेगा कि क्यों नहीं जीत पाया था, क्योंकि अब यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई करनी है, और साथ ही इसी स्ट्रेट चढ़ाई के बीच में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने को मिलने वाली है जिसके कारण कोई भी ऊपर चढ़ नहीं पाया। देवगिरी की बनावट और वास्तुकला पूरी दुनिया में सैन्य इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना मानी जाती है। इस किले को इस डिजाइन से बनाया गया था कि दुश्मन की विशाल सेना भी इसके सामने बेबस हो जाती थी। यही कारण है कि इसे भारत का अभेद किला कहा जाता है। किले पर 3 दीवारों की सुरक्षा कवच है। पूरे किले की सुरक्षा और मजबूत उसी पर थी जिन्हें पार करना नामुमकिन था। पहला अंबरकोट, यह किले की सबसे बाहरी दीवार थी जो आम जनता और शहर की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई थी। दूसरा महाकोट, यह दूसरी सुरक्षा दीवार थी जिसमें दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए कई घुमावदार रास्ते
और विशाल बुर्ज बने थे। तीसरा, कालकोट। यह किले की सबसे आंतरिक दीवार थी जो शाही परिवार और मुख्य महल को सुरक्षित करती थी। पुराना किला था तो उस टाइम तो ब्रिज नहीं हुआ करता था, परंतु सबसे बड़ी बात ये है, आप नीचे देख पाएंगे तो नीचे देखेंगे आप यहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आएंगी, और जैसे ही आक्रमणकारी इस यहाँ से ऐसा आते थे तो उस स्थान से जो घास रहती थी, बंधी बंधाई घास रहती थी, तो यहाँ पे उनको ना जली हुई डाल देते थे, जिसमें कि आक्रमणकारी ना यहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे और ये ब्रिज को और ये जो लेक देख रहे हैं इस लेक में वो पार नहीं कर पाते थे। और तो अंदर आप इस किले के चारों साइड देखेंगे तो आपको ये लेक दिखाई देगी और इसी में आपको बहुत सारे मगरमच्छ दिखते हैं। और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है और इस दौरान इसके कारण स्ट्रेट खड़ी होने के कारण लोग यहाँ पे आ नहीं पाते थे, इसलिए इसको बोलते हैं कि कोई भी इसको फतेह नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं, अंधेरी मार्ग, मतलब भूल भुलैया। भूल भुलैया यहाँ पे इस तरीके से बनाई गई थी, अगर बाई चांस कोई आता है, आक्रमणकारी यहाँ पे आता है तो वो भूल जाता था कि किस द्वार से हमें कहाँ से जाना है, तो अंदर पूरा अंधेरी मार्ग मतलब भूल भुलैया बनाई गई थी। तो हम आ चुके हैं अभी भूल भुलैया में। तो यहाँ पे पूरा डार्क ही डार्क है, आपको यहाँ पे पूरा अंधेरा नज़र आएगा। तो फोर्ट के ऊपर जाने के लिए आपको ये रास्ता है, और यदि आपको भूल भुलैया का लुत्फ़ उठाना है तो भूल भुलैया की हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये है मेरे पीछे बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का सबसे खतरनाक रास्ता, अंधेरी रास्ता। अब यहाँ तक तो आ जाते थे, परंतु यहाँ से आगे जाने में उनकी हालत ख़राब हो जाती थी और वो अपने लोगों को ही मार देते थे। क्यों मारते थे? इसका रीज़न ये है कि आगे एक ही मतलब आगे ना एक गुफा है और वो गुफा वापस ऐसे गोल घूम के एक ही जगह आती है, परंतु उनको ये लगता था कि ये रास्ता अलग जाता है और ये रास्ता अलग जाता है। तो कुछ लोग यहाँ से जाते थे और कुछ लोग इस साइड से जाते थे, और आगे जाके वो दोनों मिलते थे तो उनको लगता था कि वो दुश्मन है, उनके दुश्मन है, तो वो एक दूसरे को मार देते थे। तो इस दौरान उनकी आधी सेना ख़त्म हो जाती थी, मतलब कुछ सेना ख़त्म हो जाती थी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो पूरी गुफा बनाए थे। कुछ लोग जैसे यहाँ से आते थे, आने के बाद यहाँ पर रुकने के बाद कुछ लोग सोचते थे कि ये रास्ता अलग जा रहा है और ये रास्ता अलग जा रहा है, तो कुछ लोग इस साइड से जाते थे और कुछ लोग यहीं से चढ़ जाते थे। तो अपन यहाँ से चलते हैं अभी। और ये वहीं आके मिल गई, ये आके वहीं मिल गई। तो ये इस तरीके से प्रॉपर भूल भुलैया बनाए थे, और ये तो छोटी सी भूल भुलैया है। आगे चलते हैं लेके, और आगे सबसे बड़ी भूल भुलैया है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये है एक भूल भुलैया। तो ये यहाँ पर तो अभी लाइट लगा दी गई है, प्राचीन समय पर यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी। तो ये एक प्रॉपर भूल भुलैया थी, ये राउंडेड जिसकी मैं बात करता, ये राउंड होके आपस में वो मिल जाते थे। ये प्रॉपर भूल भुलैया है। आखिरकार वो वाला पैच आ ही गया है। एक अंधेरी भूल भुलैया ये जाती है, एक यहाँ से जाती है। अब अगर मैं बाई चांस यहाँ से आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग यहाँ जाएं और कुछ लोग यहाँ जाएं, तो कुछ लोग यहाँ चले जाते थे, कुछ लोग यहाँ जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जाने के बाद और यहाँ जाने के बाद वो आपस में मिलते थे। वो आपस में मिलने के बाद वो सोचते थे कि ये दुश्मन है, तो दुश्मन समझ के एक दूसरे के अपने लोगों को ही वो मार देते थे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से आता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से भूल भुलैया है। लोगों को भ्रमित करने के लिए, जो आक्रमणकारी थे उनको भ्रमित करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर भूल भुलैया बनाई थी, जिसमें कि जो उनकी जो सेना है ऊपर पहुँचते पहुँचते वो आधी हो जाए। तो ये चीज़ था। जहाँ से कुछ लोग बचते थे तो यहाँ से बचने के बाद वहाँ पहुँचते थे, देखते थे कि वहाँ पर अब वही रास्ता है, तो फिर यहाँ से जाते थे। यहाँ से जाने के बाद आप देख पाएंगे
कि कुछ यहाँ पर एक मतलब केव्स बनी हुई है। तो जैसे आक्रमणकारी यहाँ से आते थे तो यहाँ पे छुपे रहते थे, जो यहाँ के रहवासी थे छुपे रहते थे और यहाँ से कुछ लोगों को मार देते थे और कुछ ऊपर, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये बंद कर दिए हैं, कुछ वहाँ से थे और गर्म तेल ऊपर से यहाँ पे डाल देते थे जिसमें कि वो कुछ लोग यहीं मार जाते थे। तो गाइस ये है वह स्थान जहाँ से ऊपर जाएंगे और आपने देखा होगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी जो मूवी बनी थी, सुशांत राजपूत ने जो उसमें एक्टर थे, और वो जब ऊपर जाएंगे तो एक आपको वहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट दिखाई देता है, जो मेन फोर्ट है, हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेन फोर्ट आपको ऊपर दिखता है। तो उसी स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी की एक छोटी सी क्लिप आपको देखने मिलती है। तो वो ऊपर ही शूटिंग हुई थी। तो मेन फोर्ट में चलते हैं, देन इसके बाद एक टॉप और आता है जहाँ पे आपको इस स्थान की सबसे बड़ी और विशाल तोप देखने मिलती है। तो यहाँ पर आपको गणेश जी का मंदिर देखने मिलता है। जो अब पीछे गणेश जी का मंदिर है, ये 16 शताब्दी के लगभग बनाया गया था और जो यहाँ के जो नाना पेशवे थे उन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण करवाया था। और जब यादव वंश के ज़माने का जो हमारा जो गणेश जी का जो मेन मंदिर था वो यहाँ पर था, और जब मुगलों ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया था। और इसी जगह पर गणेश जी का पहले भी मंदिर था। तब 16 शताब्दी के अराउंड नाना पेशवे ने यहाँ पे पुनः एक बार और गणेश जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। काफ़ी स्ट्रिक्ट चढ़ाई करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मेन पॉइंट पर, जहाँ पर सबसे बड़ी तोप देखने मिलती है आपको। किले की सुरक्षा के लिए सबसे ऊंचाई पर 2 तोप रखी हैं। पहली काला पहाड़ तोप और किले के शिखर पर दुर्गा तोप, और जिसका वजन 12 टन है, और यह किले की मुख्य तोप थी। देवगिरी किले की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राकृतिक और कृत्रिम पहाड़ी बनावट है। यादव राजाओं ने लगभग 200 मीटर ऊंचे शंखाकार पहाड़ के नीचे हिस्से को चारों तरफ से 90 डिग्री की सीध पर कटवा दिया था। लगभग 50 फीट ऊंचे इस सीधे कटे हुए हिस्से के कारण कोई भी दुश्मन इसे सीढ़ी या रस्से के सहारे ऊपर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था, और ऊपर से सैनिक आसानी से उस पर नजर रखते रहते थे। और पहाड़ी के चारों तरफ पत्थर को काटकर एक गहरी खाई बनाई गई थी, और जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, जिसमें खूंखार मगरमच्छ पाले गए थे। तो ये रहा पूरा देवों का स्थान, इसे भी कहते हैं देवगिरी फोर्ट, और इसका पुराना नाम है हालांकि देवगिरी फोर्ट, और नया जो मुसलमानों ने नाम रखा था, जब मुगलों ने इसका नाम रखा था, वो था दौलताबाद का किला। तो बोलते ना कि भाई अपने एरिया के लोग जब मिलते हैं, मतलब एमपी से लगा हुआ है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लगा हुआ है एमपी, और एमपी से लगा हुआ है यूपी, तो यूपी के भाई लोग मिल गए तो प्रॉपर यहीं पे जॉब करते हैं भाई लोग। सो ये वाला जो फोर्ट है भाई, राहुल हमारा भाई पहली बार आया। राहुल, इस स्ट्रक्चर को देख के कैसा क्या फील हो रहा है, कैसा क्या एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं तुम? एक्सपीरियंस तो यही बोलूँगा भाई, बहुत खतरनाक है। हाँ, घूमना चाहिए लोगों को। अपने दोस्तों को क्या बोलोगे जो तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? उनको ही बोलूँगा भाई निकलो यार, हाँ। इतिहास तो देखो, समझो भाई क्या है हमारा इतिहास, क्या पढ़ाया गया हमारे इतिहास को। पैसे ही मर जाओगे, जो भी जैसे कमाते कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम गोला खा रहे हैं। हेलो गोला,
गोला तू भी वीडियो देख रहे हैं तो देख ले, मैं गोला खा रहा हूँ मैं। तो कितने कितने का है? 20 रुपए का। चलो गाइस अच्छा है, थोड़ा और रोसा मिल जाएगा ना, है ना। चलो भाई गोला खाते हैं, गोला। तो ये सब करते हैं टाटा बाय बाय देवगिरी को। देख रहा है कि गाड़ी आ रही है। तो हाँ जी, आ गए हैं बेहतरीन दर्शन करने के बाद, घूमने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद वापस हम अपने होटल आ चुके हैं। और अभी वक्त हो चुका है, अभी 10 बजने वाला है, 10 अप्रॉक्स बज गया होगा। और अभी बस खाना खा रहे हैं और कल मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे। रवानगी रहेगी हमारी यहाँ से। अप्रॉक्स जितनी भी प्लेस है उन सभी को हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अब एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस चल रहे हैं जबलपुर की ओर। अब देखना ये है कि कल हम कितने टाइम निकल रहे हैं। भाई के ऊपर और डिपेंड करता है कि भाई कितने जल्दी और उठ जाए। हमारा ये है कि 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे हम यहाँ से निकलते हैं। और रामटेक जो है, जो नागपुर है, रामटेक अप्रॉक्स हम वहाँ 2 या 3 बजे पहुँच जाते हैं, है ना। तो यहाँ से 800 किलोमीटर जबलपुर है। अगर बाई चांस यहाँ से हम रामटेक 3 बजे या 4 बजे 3 बजे भी पहुँचते हैं ना, तो सीधा जबलपुर के लिए लगा देंगे गाड़ी। भाई को डिपेंड करते हैं कि भाई स्टैमिना इतना बैठ पा रहे हैं कि नहीं। बाकी सब तो गाड़ी भाई आपका भाई तो ऐसा 1250 रिकॉर्ड है चलाने का। बाकी सब बढ़िया है। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। खाना खाते हैं दाल रोटी, मेरे सिंपल सा। बाकी सब बढ़िया है। हर हर महादेव।